नमस्कार साथियों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर समास है क्या। हम समास का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो समास क्या है? जब भी हमें कोई विस्तृत बात कम शब्दों में कहनी होती है, तो जिस अवधारणा का व्याकरण की जिस अवधारणा का हम प्रयोग करते हैं, वह क्या कहलाता है? वह समास कहलाता है। तो सीधे सीधे बात समझिए कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? किसी भी बात को छोटा करना या संक्षिप्त करना। यानी कि संक्षिप्तीकरण क्या है? वह समास है। क्योंकि समास का मतलब ही है समीप लाना। तो समीप बिठाना से क्या होगा? स्थान कम लगेगा, कम घिरेगा। तो जब हम शब्दों को संक्षिप्त करके एक नया शब्द बनाते हैं, तो वहां पर व्याकरण की जिस अवधारणा का प्रयोग होता है, वह समास कहलाता है। इसकी परिभाषा यदि हम जानें, तो कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया और साथ ही साथ छोटा शब्द बनाते हैं, तो यह प्रक्रिया समास कहलाती है। उदाहरण से समझते हैं। राजपुत्र। आप सभी को ये उदाहरण अक्सर दिखता है। तो राजपुत्र का मतलब क्या है? जब हम विग्रह करते हैं, तो इसका अर्थ है राजा का पुत्र। लेकिन जब हमने समास का प्रयोग किया, तो ये शब्द क्या हो गया? वो हो गया राजा का पुत्र नहीं। यहाँ पे हमने समास का प्रयोग किया और शब्द बना राजपुत्र। यहाँ पे तत्पुरुष समास का उदाहरण है। समास को जानने के लिए उसके प्रमुख अंगों को भी जानना अनिवार्य है। समास के 3 प्रमुख अंग हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, जिसमें से कि पहला है समस्त पद, दूसरा है पूर्व पद और उत्तर पद, और तीसरा है समास विग्रह। समस्त पद किसे कहते हैं? तो जब समस्त समास का प्रयोग करते हैं और उस पूरी प्रक्रिया, उस पूरी विधि से जब हम एक नया शब्द बनाते हैं, तब वह क्या कहलाता है? वह शब्द कहलाता है समस्त पद, या फिर उसको सामासिक पद भी कहते हैं। जैसे पूर्व में हमने उदाहरण देखा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, यानी कि विग्रह करने के पश्चात जो हमने नया शब्द बनाया, वह राजपुत्र, वही क्या है? वह राजपुत्र समस्त पद है। दूसरा जो मुख्य अंग है, वो है पूर्व पद और उत्तर पद। देखिए, समस्त पद में 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व यानी पहले, उत्तर यानी बाद में। तो पूर्व पद उदाहरण से ही समझते हैं। जो राजपुत्र का राज शब्द था, वह पूर्व पद था, और पुत्र शब्द उत्तर पद था। यानी कि पहले पद को हम पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। फिर क्या आता है? समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं? जब हम समस्त पद के शब्दों को, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों शब्दों को अलग अलग करते हैं, तो यह प्रक्रिया जो है, वह समास विग्रह कहलाती है। यहाँ यह बात जानना भी अनिवार्य है कि जब हम संधि पढ़ रहे होते हैं, संधि का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो वहां भी हम शब्दों को तोड़ते हैं, लेकिन वह प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। और जब हम समास में शब्दों को तोड़ करके अलग अलग लिखते हैं, तो यह प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। आइए देखते हैं कि समास के भेद कितने हैं। मूल रूप से समास 4 ही प्रकार के होते हैं, जिसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अ, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय। ये आप 6 भेद देख रहे हैं, लेकिन मूल रूप की यदि हम बात करें, तो जो 4 मुख्य समास हैं, वह है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, और हमारा द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो ये 4 मूल होते हैं। या व्याकरण में 4 मूल ही समास बताए गए हैं, और साथ में जो 2 हमें दिख रहे हैं कि कर्मधारय और द्विगु, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो भेद हैं, वह 6 भेद हैं, जो हमारे आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आइए एक-एक करके इन सबको समझते हैं। पहला समास है अव्ययी भाव समास। यहाँ पे क्या है कि जो हमारा पहला पद है, यानी कि पूर्व पद, वह प्रधान होगा, एक शर्त। दूसरी शर्त क्या कहती है इस समास की? कि वह शब्द अव्यय होगा। अव्यय आपको पता ही होगा, फिर भी मैं यहाँ बताने चाहूंगी। अव्यय जिसे करते हैं अव्यय, यानी कि कोई खर्च नहीं हो रहा। अ माने नहीं, व्यय माने खर्च। जब हम खर्च करते हैं किसी चीज को, तो उसके रूप स्वरूप में परिवर्तन होता है। लेकिन ऐसे शब्द जिनको हम किसी भी काल, वचन, लिंग
के साथ प्रयोग करें, लेकिन इनके रूप स्वरूप में कोई भी परिवर्तन ना हो, ऐसे सारे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। और अव्ययभाव समास का नाम ही इसीलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पूर्व पद है वह अव्यय होता है। अव्यय को उपसर्ग रूप में भी हम समझ सकते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है कि पूरा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय की तरह ही कार्य करता है। अब उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि लिखा है प्रतिदिन। अब प्रति उपसर्ग है, प्रति आपका अव्यय शब्द है, प्रत्येक दिन। प्रत्येक शब्द में भी प्रति उपसर्ग है और प्रति क्या है? अव्यय है, यानी कि एक, प्रति एक, प्रत्येक को, एक-एक को कहा जा रहा है, एक-एक। फिर दूसरा है यथाशक्ति। तो यथा क्या है? अव्यय शब्द है और इसका विग्रह है शक्ति के अनुसार। आजन्म, आ शब्द क्या है? हमारा अव्यय शब्द है और इसका विग्रह है जन्म से लेकर। यथाशक्ति, यथायोग, जितने भी आपको ऐसे उदाहरण दिखेंगे वहाँ अव्ययभाव समास होगा, जहाँ पे पहला पद जो है हमारा अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। इस तरह से भी आप उसको समझ सकते हैं। अब बात करेंगे तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में आप सबने कारक चिन्ह पढ़े होंगे। तो कारक चिन्ह हमारे 8 हैं, लेकिन तत्पुरुष समास जो है उसके भेद 6 है। 6 कारक चिन्हों पर चलता है, यानी कर्म से लेकर के द्वितीया से लेकर के आपके अधिकरण तक। तो कर्म, करण, कर्ता ने, आपको चिन्ह याद आ रहे हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग, संबंध काकी के रे और अधिकरण में पर। तो बस इतना ही, को से लेकर के में पर, यानी कि द्वितीया से लेकर के हमारा जो है आपका सप्तमी अधिकरण तक जो चिन्ह का जब हम विग्रह करते हैं, जब चिन्ह हमें दिखाई पड़ते हैं, यानी कि वह तत्पुरुष समास है। इसको समझते हैं परिभाषा के रूप में। तो इस समास में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। जब हम विग्रह करते हैं तो दोनों पदों, दोनों शब्दों के बीच हमें कारक चिन्ह दिखाई पड़ता है। आपका जो समस्त पद है उसमें नहीं कारक चिन्ह समझ में आएगा, लेकिन आप जब इसका अर्थ निकालेंगे, विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह प्रदर्शित होगा। उदाहरण से समझिए, देखिए लिखा है गगनचुंबी। गगनचुंबी का समासिक विग्रह है गगन को चूमने वाला। तो को आ गया हमारा कारक चिन्ह, यानी कि यहाँ पे द्वितीय तत्पुरुष है या कर्म तत्पुरुष है। दूसरा उदाहरण देखिए, देशभक्ति। विग्रह क्या कहता है? देश के लिए भक्ति, यानी कि चतुर्थी, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, याद आया? तो यहाँ पे देश के लिए संप्रदान तत्पुरुष है। फिर राजपुत्र, जिसको हम समझ ही चुके हैं, राजा का पुत्र, काकी के, यानी कि षष्ठी तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। अगला समास देखिए कर्मधारय। कर्मधारय में क्या है? बड़ा आसान है इसको जानना। यहाँ पर क्या है? पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य संबंध होता है। विशेषण यानी कि जो विशेषता वाला शब्द होता है वह विशेषण कहलाता है। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है, इसको हम उपमेय और उपमान भी कहते हैं। यानी कि जो विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, वह उपमेय है और जो विशेषण है वह है उपमान। तो जहाँ पर विशेषण, पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष संबंध हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। और जब हम विग्रह करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई पड़ता है जो, या, के समान ये शब्द हमें दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण देखिए, नील कमल, यानी कि कमल की विशेषता बता रहा है क्या? कि वो नील है, नीला है। तो कमल हमारा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। नील क्या हो गया? विशेषण है। और विग्रह करते हैं तो नीला है जो कमल। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है चंद्रमुख, यानी कि मुख की विशेषता बताई जा रही है। मुख हमारा हो गया विशेष्य और चंद्र हो गया हमारा विशेषण। विग्रह करते हैं चंद्रमा के समान मुख। महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो पुरुष की विशेषता क्या बताई जा रही है? महान। तो यहाँ पे भी विशेषण विशेष्य हमको संबंध दिखाई पड़ रहा है और इसीलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। फिर आता है हमारा द्विगु समास। बड़ा सरल है इसको जानना। यहाँ पे क्या है कि हमारा पहला पद जो है, पूर्व पद जो है, वह संख्यावाची होता है, यानी कि नंबर शो हो रहा होता है यहाँ पे, और यह किसी समूह का बोध करा रहा होता है हमारा। तो उदाहरण देखिए, तिराहा है, नवरात्रि है, पंचवटी है, त्रिफला है। तो यहाँ पे क्या है? तिराहा जो है वह 3 राहों का समूह। जब हमारे 3 रास्ते आ जाते हैं तो उस रास्ते को तिराहा कहते हैं। 4 रास्ते हो जाते हैं तो चौराहा कहते हैं। 8 आना है, जैसे हमारा 8 आने आ गए तो वो आठाना हो गया। ठीक है? तो जहाँ पर संख्यावाची शब्द है और समूह का बोध हो रहा है, वहां पर हमारा द्विगु समास है। दूसरा उदाहरण हमारा कह रहा है नवरात्रि।
तो भाई नवरात्रि हर 9 दिन को नहीं कहते, वो विशेष दिन जो हैं, जो 9 रात्रियों के समूह होता है, जो हमारी नवरात्रि के उत्सव के 9 दिन होते हैं, उसको नवरात्रि कहते हैं, तो नवरात्रियों का समूह। इसी प्रकार से पंचवटी, पंचवटी मानस का प्रसंग है, रामचरितमानस का, भगवान राम वहाँ पे पंचवटी में रुके थे। तो पंचवटी वो स्थान क्यों पंचवटी कहलाता था? क्योंकि वहाँ पे 5 प्रकार के वृक्षों का 5 प्रकार के वृक्ष पाए जाते थे, तो 5 वृक्षों का समूह था। तो पंचवटी 5 वटों का समूह। यहाँ तीनों ही उदाहरणों में हमने 1-2 उदाहरण और बताए, तो उन उदाहरणों में संख्यावाची शब्द है और समूह का बोध हो रहा था, इसीलिए वहाँ पर द्विगु समास है। आगे देखिए, यहाँ पे द्वंद्व समास की बात हो रही है। द्वंद्व का मतलब होता है दो, और द्वंद्व समास में दो है, साथ ही साथ द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान है। साथ में जब हम विग्रह करते हैं तो हम विग्रह में और अथवा या शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब हमारा समस्त पद या समासिक पद होता है तो और अथवा या के स्थान पर योजक चिन्ह आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, वह लगा होता है। उदाहरण देखिए, माता पिता, योजक चिन्ह लगा है, पाप पुण्य, दिन रात, और इसका जब हम विग्रह कर रहे हैं तो योजक चिन्ह के स्थान पर हम माता और पिता और का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाप पुण्य में पाप या पुण्य का प्रयोग कर रहे हैं, दिन रात में दिन और रात का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना तो पूर्व पद प्रधान है, ना ही उत्तर पद, यानी ना तो माता प्रधान है ना तो पिता, बल्कि दोनों ही प्रधान है। यहाँ पे दोनों पद प्रधान है, और अथवा या विग्रह करने पे हमें प्राप्त हो रहे हैं। विशेषता क्या है, इसको पहचानना कितना आसान है। यहाँ योजक चिन्ह समस्त पद में लगा होता है। आगे बढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास। देखिए, बहुव्रीहि समास में ना तो उत्तर पद प्रधान हो रहा है, ना ही पूर्व पद, बल्कि दोनों को मिला करके एक तीसरा शब्द आता है जिसको हम अन्य पद कहते हैं। कोई तीसरा अर्थ आता है, यानी कि पहले पद से जो अर्थ निकल रहा है, दूसरे पद से जो अर्थ निकल रहा है, उन दोनों ही अर्थों, उन दोनों ही पदों की प्रमुखता नहीं है, प्रधानता नहीं है, बल्कि जो तीसरा अर्थ या अन्य अर्थ निकल रहा है, अन्य पद आ रहा है, उसकी प्रधानता है। और इसलिए ऐसी जब संरचना होती है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण से समझते हैं। दशानन, यहाँ पे पूर्व पद में दश है और उत्तर पद में आनन, यानी कि यहाँ पे 10 आनन, 10 आनन है जिसके इतने से बात नहीं बनी, अर्थात वो कौन है? वो रावण है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, इतने से बात नहीं हुई, अन्य अर्थ क्या आ रहा है? तीसरा अर्थ, वो गणेश को कहा जाता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अन्य अर्थ क्या है? शिव, यानी कि रावण, गणेश, शिव, ये जो तीसरा अर्थ आ रहा है, ये अन्य अर्थ आ रहा है, यानी कि यही अन्य पद है और उसी की प्रधानता है। ना तो पूर्व पद प्रधान है, ना ही उत्तर पद प्रधान है। यहाँ पे एक चीज विशेष है कि दोनों पदों के बाद जो अन्य अर्थ आ रहा है हमारा, वो अर्थ उसी के लिए रूढ़ है, यानी कि हर किसी को दशानन नहीं कहा जा सकता, हर किसी को लंबोदर नहीं कहा जा सकता, हर किसी किसी को नीलकंठ नहीं कहा जा सकता, हर किसी को चतुर्मुख नहीं कहा जा सकता, हर किसी को पीताम्बर नहीं कहा जा सकता। ये सबके अर्थ जो हैं, पहली चीज तो अन्य अर्थ निकल रहे हैं, पूर्व पद उत्तर पद के से हमें नहीं समझ में आ रहा है, और दूसरी चीज कि ये जो शब्दों का अर्थ है वह उन्हीं के लिए रूढ़ है। तो ऐसी जो संरचना है हमें दिखाई पड़ती है, तो वहां पे समास है बहुव्रीहि। आइए, कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं, बिंदु हैं, जिनको हम पहचान के रूप में समझ सकते हैं। जैसे अव्ययी भाव में मैंने बात ही करी कि पूर्व पद की प्रधानता है, और वहां पे उपसर्ग और प्रत्यय, जो उपसर्ग का इस्तेमाल होता है और अव्यय होता है पहला पद। तो आप उपसर्ग देख लीजिए, पहचान सकते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, लेकिन यहाँ पे जो पहचान का चिन्ह है वो कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। द्विगु समास में उत्तर पद की प्रधानता है और पहला पद हमारा संख्यावाची होता है। इसी तरह से बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता है, और मुख्य पहचान क्या है कि जो शाब्दिक अर्थ हमारे आंखों के सामने है उससे इतर, उससे अलग अन्य अर्थ निकल रहा होता है। इसी प्रकार से कर्मधारय में भी आप समझ सकते हैं कि विशेषण विशेष से संबंध है, और द्वंद्व समास में भी दोनों पद प्रधान है, उसकी भी विशेषता है पहचान की। योजक चिन्ह लगा होता है और विग्रह करते हैं तो और हमें विग्रह में और अथवा या का प्रयोग हम करते हैं। तो आशा है कि ये समास एक संक्षिप्त रूप में मैंने समझाने का आप सभी को प्रयास किया, आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप
लाइक, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसी तरीके से कुछ और मुख्य विषयों पर कुछ चाहिए कि आप जानकारी चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल साझा करूँगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी उन विषयों को आप लिख कर के भेजिए और मैं ज़रूर प्रयास करूँगी कि आपके उन बिंदुओं पर, उन विषयों पर भी आपकी समझ को विकसित करूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।